स्वागत है आप सभी लोगों का एम मनी टॉक्स पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चर्चा में बना हुआ है विषय है। तो आज मेरे साथ एम मनी फाइनेंशियल के फाउंडर हैं, जो क्या है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे उनसे कि किस तरीके से ये इसका इंडिया के स्टॉक मार्केट पे या फिर अदर कंट्रीज़ पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर आप मुझे बताइए सर कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो किस तरीके से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर ये है क्या एक्चुअली, ये न्यू टर्म है, लोग जानना चाह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या सर। देखो अभी बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना करंट अफेयर्स टॉपिक है, मतलब जहाँ भी चर्चाएं हो रही हैं वो टैरिफ 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 हो रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ समझने से पहले हमें टैरिफ को समझना है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा होता है तो वहाँ पे अपने कंट्री के ट्रेड को और अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो सप्लायर्स हैं या फिर जो सर्विस वाली इंडस्ट्री हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक देश ड्यूटी या टैक्सेस लगाता है, उसको टैरिफ बोलते हैं। जैसे इंडिया में मान लो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो चाइना से आ रहे थे, तो यहाँ के जो लोकल, क्योंकि चाइना से इतने कम कीमत में यहाँ पे दे दिए जाते थे, तो यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो प्राइस कंपटीशन नहीं दे पाए। तो उसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उस पर ड्यूटी लगाता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया। अब टैक्स लगा दिया, मान लो 20% टैक्स लगा दिया, तो वो जो आइटम वहाँ से आ रहे हैं उसमें 20% टैक्स लग के क्या होगा, वो यहाँ पे 20% महंगा पड़ेगा। तो अब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उसके कंपैरिजन जो लोकल आइटम है उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो उसमें डिमांड ज़्यादा आने लग जाएगी। जो महंगा हो गया उसमें डिमांड कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए ये टैरिफ लगाए जाते हैं। लेकिन आज जो टैरिफ लग रहे हैं वो अलग तरीके, ये ट्रेड वॉर सिचुएशन में होता है, क्योंकि चाइना एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है पिछले 40-50 साल से। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग को इतना लो कॉस्ट बना लिया है कि वो किसी भी देश में, अगर जैसे यूएस में जाओ तो एक बड़े एक्सपर्ट का भी इंटरव्यू था कि वो अगर किसी होटल में भी जा रहे थे तो होटल में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेड इन चाइना थी यूएस में। तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ये लग रहा है कि जो अभी नंबर 2 इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो नंबर 1 हो जाएंगे। तो ये आगे की चीज़ों को फोरकास्ट करके ये एक एक्शन लेने की प्लानिंग है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे यूएस ने सबसे पहले बोला कि आप जो देश जितना टैरिफ हम पे लगाता है हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे, तो उसको बोलता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो सर ये जो टैरिफ है एज ए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट फील्ड में, तो ये मतलब इस टैरिफ का किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए इंडियन स्टॉक मार्केट में, या फिर किस तरीके के सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इस टैरिफ का। जैसे अगर कुछ चीज़ें, जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ रही है उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको किस तरीके से किस सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। देखो, ये जो टैरिफ से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि इसे एक वॉर हो गया है, मतलब ट्रेड वॉर। अगर जैसे यूएस और चाइना में भी हो रहा है, उसने अगर लगाया 25% तो उसने 25 किया, चाइना ने भी, फिर यूएस ने 54 कर दिया, फिर चाइना ने भी कुछ बढ़ा दिया, फिर 84 कर दिया, अभी 125 से ऊपर पे कहानी पहुंच गई। तो ये क्या होगा, ये एक वॉर सिचुएशन हो गई। अभी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बैड इम्पैक्ट फुली होता है, जिसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी सारी चीज़ें बिगड़ रही होती है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन है, सारी चीज़ों बहुत ईजी है। कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है तो उसको चाइना से पार्ट सस्ते मिल रहे हैं तो चाइना से लेगा, अगर यूएस से मिल रहा है तो यूएस से लेगा, तो उसके लिए बड़ा ये सही रहता है। अब अचानक से कोई बोले कि नहीं अभी मैं चाइना से नहीं, यहाँ पे ही लोकल बनाना रहेगा, तो क्या ये एक तरीके से डी ग्लोबलाइजेशन रहता है। जो डी ग्लोबलाइजेशन है ये मार्केट को और इकोनॉमी को दोनों को ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इसके लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो उसका ये मार्केट पहले से ही फोरकास्ट करता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ये वॉर जितना ज़्यादा एस्केलेट होगा मार्केट के लिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव है। अभी जैसे जब ये इम्पोज किया था चाइना पे यूएस प्रेसिडेंट ने, तो मार्केट उस दिन लो बनाया था, है ना, ये वो 22,000 के भी नीचे निफ्टी एंटर कर गया था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ
चाइना को छोड़ के बाकी के देशों पे ये जो टैरिफ है उनके लिए 90 डेज का टाइम दे दिया गया। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव समझा और ये समझा कि यहाँ से एक नेगोशिएशन का एक विंडो बन रहा है कि 90 डेज का अगर लगाना होता तो आज लगा ही दिया था, इसके बाद 90 डेज का देना मतलब कहीं ना कहीं टॉक चल रहे हैं जहाँ से एक नेगोशिएशन का विंडो बन रहा है, तो आगे कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए लोअर लेवल से रिकवरी हुई। तो ये जो ट्रेड वॉर है ये मार्केट को कभी भी पसंद नहीं आएगा। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मार्केट में डर रहेगा। सर तो इसका क्या इम्पैक्ट केवल यूएस पे ही ज़्यादा रहेगा या फिर और भी कंट्रीज़ पे जितना पड़ रहा है उतना इम्पैक्ट यूएस पे भी पड़ेगा इस रेसिप्रोकल टैरिफ का? नहीं, यूएस पे भी ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो रहेगा वो ऐसे लोगों पे रहेगा जिनका एक्सपोर्ट यूएस को ज़्यादा है। जैसे देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वैसे मार्केट गिरा ही है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, कंपैरेटिवली इंडिया का मार्केट कम गिरा है कंपैरेटिवली। बाकी सबसे ज़्यादा अगर हमारे सेक्टर देखे जाए कौन से गिरे हैं, एक तो आईटी, दूसरा फार्मा। ये दो क्यों गिरे हैं? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है ना। तो उन देशों को ज़्यादा इससे अफेक्टेड होंगे जो जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, है ना। तो इंपोर्ट तो यूएस खुद ही बोल रहा है कि हमारी चीज़ें कम टैक्स लगा के इंपोर्ट करो आप अपने देश में, लेकिन अब जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो एक्सपोर्ट पे वो टैक्स लगा रहा है, तो उनको ही ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका है? चाइना का। तो सर ये चाइना पे जैसा आपने बताया कि जैसे लगातार इसमें टैरिफ बढ़ ही रहे हैं, अभी लगभग 145% के आसपास टैरिफ चाइना पे लगा दिया यूएस। तो इसको एज ए इंडियन स्टॉक मार्केट मैंने जैसा बताया कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है क्या सर? जो हमारे इन्वेस्टर्स को भी इसका हेल्प मिल पाए, किस सेक्टर्स में इस ग्रोथ देखी जा सकती है, कुछ यहाँ से लेकर थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस? देखो, हर बुरी सिचुएशन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। जब भी कोई जैसे कोविड था, कोविड के बाद जब कोविड आया था तब तो ऐसा लग रहा था कि अरे बहुत ही, जो पहले कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, 100 साल में ऐसा पैंडेमिक आता है, वो आया, अभी क्या होगा कुछ पता। लेकिन उसके बाद भी मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी बनी और क्योंकि प्राइस अच्छा मिल गया वहाँ से अपॉर्चुनिटी बनी और 5-6 साल एक अच्छा ग्रोथ मिला। उसी तरीके से ये जो टाइम है यहाँ पे भी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा जो उथल पुथल है, इससे एक चीज़ समझ में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे एक्सपर्ट भी वहाँ पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मार्केट का थोड़ा मोमेंट देखोगे तो उससे भी समझ में आएगा। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के प्राइस एक्शन देखोगे तो उससे भी समझ में आएगा। जैसे अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है या चाइना +1 थीम के हैं, उनमें लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। जो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या वो इक्विपमेंट या वो सर्विसेज बनाते हैं जो चाइना से यूएस में जाती है, वो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन दोनों में अगर ट्रेड और बढ़ेगा तो यहाँ पे उसका फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी एक कहावत है, जब दो बड़े ताकत लड़ रही होती हैं तो उसका फ़ायदा तीसरे को मिलता है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आगे चल के यूएस भी ये चाहेगा। अगर यूएस के सामने केवल 2 ऑप्शन हो कि किससे इंपोर्ट करना चाहोगे, चाइना और इंडिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए और जो इकोनॉमिक थ्रेट है, जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए यूएस का जो थिंक टैंक है वो इंडिया को प्रायोरिटी देगा। तो कहीं ना कहीं से ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम के लिए अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एज ए सीकर हम भी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू सर। मनी के साथ होगा सब आसान।